बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसे ममता बनर्जी समेत ऑपोजिशन जमातें और मरकजी हुकूमत अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। जहां ममता समेत कई ऑपोजिशन लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कमिश्नर की गिरफ्तारी पर रोक को अपनी जीत बताया, तो मरकजी वुज़रा ने उन्हें तीसरी जगह पर पूछताछ में मदद की हिदायत को अपनी कामयाबी करार दिया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई जांच में मदद करें और पूछताछ के लिए हाजिर हों। सीबीआई की तौहीन अर्जी पर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और राजीव कुमार को नोटिस भेजा गया है। जवाब देखकर तय होगा कि उन्हें जाती तौर पर बुलाना है या नहीं। अब 20 फरवरी को मामले की अगली समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी कहा है कि वो राजीव कुमार को गिरफ्तार न करें। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुदीप्तो रॉय से हमें वो डाटा मिला जो फॉरेंसिक को नहीं भेजा गया। उन्होंने दावा किया कि जो सबूत सीबीआई को दिए गए हैं वो अधूरे थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीबीआई ने दर्ज की गई एफआईआर पर कार्रवाई की। बता दें कि सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ ही ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, जिससे पूरे अपोजिशन की हिमायत मिल रही है। ने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी पर कोई इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, राजीव कुमार जी की, लेकिन इनको सीबीआई के यहाँ पेश होना पड़ेगा। संभवतः उन्होंने कहा है कि मेघालय या किसी और स्थान पर जहाँ सीबीआई का मुख्यालय है वहाँ पर पेश होकर के, और मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने सही निर्णय लिया है। जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी, अफसर की पेशी होगी, सीबीआई जांच करेगा, और यदि आरोप जो कि एविडेंस मिटाने का है, रिकॉर्ड्स को टैंपर करने का है, डिजिटल एविडेंस हटाने का है, ये सब तथ्य अगर प्रकाश में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला वो हम लोग सब ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करता है। बहुत अच्छा। एक नंबर क्या बोला, जो पुलिस कमिश्नर ऑफ कलकत्ता, उनको सीबीआई बुला सकता है लेकिन अभी नहीं बुला सकता है। 20 तारीख में बुलाएंगे और सीबीआई ऑफिस में नहीं बुलाएंगे। कहां बुलाएंगे? एक न्यूट्रल वेन्यू, तो शिलोंग में मीटिंग होगा और वो कोऑपरेट करेंगे। दूसरा स्पष्ट कह दिया दैट यू कैन नॉट अरेस्ट द पुलिस कमिश्नर नाउ, यू कैन नॉट अरेस्ट हिम नाउ। तीसरा क्या बोला वो बोला, और चौथा क्या बोला, वो जो कंटेम्प्ट पिटिशन था, वो कंटेम्प्ट पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की इशू नहीं है, ये देश की इशू है, देश की इशू है, ये संविधान बचाने के इशू है, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बचाने के इशू है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब देश को बचाने का एक इशू है। थैंक यू। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने लिखा, सेंटर में लिखा था यहां, जो बंगाल में संविधान टूट गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज ब्रोकन डाउन and there is armed rebellion in Bengal, armed rebellion and constitutional machinery. कोर्ट ने कोई हीड नहीं दिया ये जो लाइन जो सेंटर में लिखा था। इस बीच धरने पर बैठी मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की हिमायत में आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे। कोलकाता में चल रहे धरने के दौरान जहां ममता ने नायडू समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों का शुक्रिया अदा किया, वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम ने मरकजी हुकूमत पर तमाम सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। वहीं ममता बनर्जी को ऑपोजिशन जमातों का बैकबोन बताते हुए 2019 में बीजेपी हुकूमत को खारिज करने की अपील भी की। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करता है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली वी कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो? हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे का अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन,
दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था, हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। It is totally annoyed. Madam is always saying, unite opposition and save India, save democratic institutions, and fight for united India. That is her slogan from the beginning. She is the architect and also main pillar for opposition party unity. We are very thankful to her. But for her support, we should not be united. If you see history, first time all opposition parties joined together at the swearing ceremony of Kumaraswamy, the Chief Minister of Karnataka. That is the first initiative. One is all democratic institutions are in danger. They are misusing CBI, ED, income tax, RBI, even CSSO, and also they are victimizing opposition leaders. On that day, we discussed all these things. Next, within no time, they have sent CBI here. Here, it is very clear indication. 1 month, we are going to have elections. This is the old case. They have misused and revived all the cases to victimize opposition parties, and also they want to throw mud on opposition parties. You name, no party is left over today. इस बीच आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी सदर अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में भगदड़ मची है, ऐसे में कौन उसमें जाना चाहेगा। नायडू ने कहा कि वो 35 साल से मरकज की सियासत कर रहे हैं और वो 2019 में बीजेपी हुकूमत को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि कल बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा था कि एनडीए के दरवाजे चंद्रबाबू नायडू के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, जबकि नायडू ने मरकज पर रियासती आवाम के साथ तफरीक बरतने का इल्जाम लगाया है। Naidu's political life is now challenged. Andhra Pradesh people will soon decide that he is persona non grata in coming days. His corruption and his involvement in all other such things will come to light gradually, and BJP is going to fight to throw him out from the government. बजट इजलास से पहले कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धारमैया ने बीजेपी की आला क़यादत पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उनका इल्जाम है कि कांग्रेस जेडीएस एमएलए को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है ताकि रियासत की इत्तेहादी हुकूमत को बेदखल किया जा सके। वहीं रियासत के 2 वुज़रा ने भी बीजेपी के खिलाफ ऐसे ही इल्जाम लगाए हैं। हालांकि बीजेपी इस इल्जाम को खारिज करते हुए कह रही है कि रियासती हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों पर गौर करे। रियासत के किसानों का बुरा हाल है। बीजेपी लीडरान का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस आपसी तनाजे का मुद्दा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेडीएस का कहना है कि बीजेपी चाहे जो कर ले, लेकिन कुमारस्वामी हुकूमत किसी भी हाल में अपनी मुद्दत पूरा करेगी। वाज़ेह है कि 8 फरवरी से रियासत का बजट इजलास शुरू हो रहा है, जिसे लेकर वुज़रा अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। As a law minister, it's my duty to keep him abreast of all the situation, what is going to be presented in the budget, and also the bills which we are going to present. We are not worried about the Bharatiya Janata Party's activities. We know they are trying their best to topple this government, which I've been telling from the beginning they are not going to be successful. Even now they are not going to be successful. We'll see. We'll see. The whole state and the country will see that Karnataka, Mr. Kumaraswamy is going to present the budget on 8th. Are the 4 MLAs back?
All those details are with us. All our MLAs are intact. There should not be any problem for the government. बड़े बुलेटिन में आगे तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ 4 दिनों से जारी भूख हड़ताल खत्म करने के बाद अब मिलेनियम मार्च निकाला जाएगा। इस मौके पर सीएम चंद्रशेखर राव पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की गई है। मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो या गरीबों को घर देने का वादा, सभी से मुकरने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें रियासत मुखालिफ करार दिया गया। इस मौके पर ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि रियासत से सारे मसाइल पड़े हुए हैं और वो 2019 की तैयारी में लगे हैं। हड़ताल में रियासत की कई ऑपोजिशन जमातों के लीडर ने शिरकत की। हम लोग यहाँ पर इंदिरा पार्क के पास इसलिए जमा हुए हैं कि हुकूमत को याद दिलाने के लिए कि आपने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो वादा किया था कि गरीब लोगों के लिए हम डबल बेडरूम बनाएंगे जो ऑल इंडिया में एक मिसाली रहेगा, मगर हम देख रहे हैं कि जो टारगेट है हुकूमत को जो इतने साल मिले तो कम से कम एक 50%, 25% टारगेट तो कंप्लीट होना चाहिए था, मगर आज हम देखते हैं कि 2% टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम 2,65,000 जो सारे तेलंगाना में और हैदराबाद में 1 लाख जो डबल बेडरूम बनाना था, अभी तक जो ना मुश्किल से 5,000 भी नहीं बने। अब आवाम ने जो इस होने के बावजूद भी आपको पूरी बहुमत के साथ, अक्सरियत के साथ जिताई है, तो कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो सुनहरा तेलंगाना बनाने वाले चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी पार्टी, अब तो भी वक्त है। जो हैदराबाद का और तेलंगाना का सबसे बड़ा अहम मसला है, लोग बेघर लोगों के लिए मकान चाहिए। पार्टी धरना यहाँ पर डबल बेडरूम के स्कीम की नाकामी के खिलाफ जो मुनक़िद किया गया है, हम इसके इजहार यगानियत के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। और ये केसीआर गवर्नमेंट एक इब्तिदाई झूठ से शुरू हुई। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देते बोले थे और चीफ मिनिस्टर दलित को देते बोले थे, लेकिन ना ये स्कीम पूरी, ना ये वादा पूरा करे, ना वो वक्फ का वादा पूरा करे। गरीब लोगों के लिए 1 लाख से ज़ायद मकानात यहाँ पर बेघर लोगों के फराहमी के लिए ऐलान करे थे, वो भी नहीं हुआ। तमाम वादे सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। यार आप धोखेबाज, आप पब्लिक की प्रॉब्लम हल नहीं कर रहे हो, गरीबों की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप सीट पर रहने के लायक नहीं है, आप रिजाइन कर दीजिए। अगले साल भी इलेक्शन में वादा करे थे, नहीं निभाए आप, और अभी भी वादा नहीं निभा रहे आप कुछ हल निकालिए। आप घर देने के वादे करे थे, वो भी नहीं कर रहे, आप रिजाइन कर दीजिए, आप सीट पर रहने के लायक नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।